हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू के अड्डा पर आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम हर दिन की तरह आज भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिनमें कि आपका खान सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है उन्हीं का हम प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं उन्हीं का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिसमें कि हम न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस के साथ साथ जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किए जाते हैं उनका भी हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि थर्ड चैप्टर रहेगा आज का, शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है यांत्रिकी बल, गति एवं गति के नियम। क्योंकि इसके पहले के हमने सारे क्वेश्चंस का, सारे चैप्टर का 1 और 2 जितने भी चैप्टर थे उनको कवर अप कर लिया है और उनका जो सॉल्यूशन है हमने प्लेलिस्ट बना करके चैनल पर अवेलेबल कर दिया है। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि थर्ड चैप्टर का आज का रहेगा। जो और थर्ड चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नियम, न्यूटन के नियम और गैलीलियो का नियम, बहुत सारे नियम है, बल के नियम से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? वह कौन सा राशि है जिसे हम स्थान परिवर्तित भी कर देते हैं तो उसका मान जो है बदलता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान हो जाएगा, कि द्रव्यमान एक ऐसा राशि है जिसे हम स्थान परिवर्तित भी कर दें तो इसका मान नहीं बदलता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर द्रव्यमान होता क्या है भाई। तो द्रव्यमान क्या होता है? तो कोई भी पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान से सूचित करते हैं। जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल लें कि कोई भी ड्राम है या कोई भी बर्तन है, तो इसमें इतना बालू भर दिया जाता है, तो ये जितना बालू भरा गया, तो ये जो जितना बालू भरा गया, तो ये ड्राम है, इसका क्वांटिटी इसमें हो गया, जितना मात्रा हो गया बालू का, यही द्रव्यमान हो गया। या पानी भर दिए तो पानी का द्रव्यमान हो गया। तो जितने भी मात्रा होते हैं कोई भी पदार्थ का, तो वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, जिसे हम द्रव्यमान को एम से सूचित करते हैं और इसका एसआई मात्रक जो होता है केजी होता है। आगे हम बहुत अच्छे तरह से इसे समझने वाले हैं, बने रहिए। तो द्रव्यमान को एम से सूचित करते हैं और इसका एसआई मात्रक केजी होता है। साथ ही हमेशा डाउट आता है भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। तो हम भार को समझें तो भार भी द्रव्यमान से ही बताया जाता है। तो भार बराबर क्या होता है? तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, जहाँ हम द्रव्यमान को एम से सूचित करते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को छोटा जी से सूचित किया जाता है, जहाँ कि जी का मान जो है स्टैंडर्ड वैल्यू बताया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को और गुरुत्वीय त्वरण को गुणा करते हैं तो उस वस्तु का भार पता चलता है। तो आपने समझा कि भार क्या है, और भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जबकि द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। ठीक है, अब एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया जाता है, उसको भी समझते हैं। कहा जाता है कि जैसे कि कोई भी वस्तु जिसका, जैसे कि मान के चलिए हम 36 केजी है द्रव्यमान है, 36 केजी द्रव्यमान है, इस वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर के जाया जाता है। ये पृथ्वी हो गया और ये चंद्रमा हो गया। तो कोई भी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर जब लेकर के जाया जाता है तो उस स्थिति में उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो ये मुख्य पॉइंट याद करना है आपको, कि जब भी क्वेश्चंस में द्रव्यमान दिया रहा है, कि कोई भी मान दे करके अब बोले कि इतना द्रव्यमान का वस्तु है, पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर के जाया जाता है, तो क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा? तो अपरिवर्तित रहता है। कोई भी वस्तु का द्रव्यमान को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर के जाया जाता है तो वह हमेशा अपरिवर्तित रहता है। जबकि यहीं अगर बात करें भार के, कि अगर 36 न्यूटन का कोई भी वस्तु का भार है, इसे हम पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर के जाते हैं, तो पृथ्वी से चंद्रमा पर जब लेकर के जाइएगा तो कोई भी वस्तु का भार 6 गुना कम हो जाता है। वहाँ 6 गुना कम होने का कारण क्या है? तो पहले 6 गुना कम हो जाएगा तो कितना होगा? तो 36 के 6 गुना, यानी कि 6 से डिवाइड कीजिएगा तो वहाँ हो जाएगा 6 न्यूटन। अब 6 गुना वहाँ कम क्यों हो जाता है भाई?
चंद्रमा पर तो, पृथ्वी पर तो उतना 36 था, 36 न्यूटन, और वहाँ 6 न्यूटन हो गया। क्यों हो गया? तो ये इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो जैसे जैसे आप देखिएगा द्रव्यमान तो आपका सेम था, 36 ही था। कोई भी वस्तु का जो क्वांटिटी था, जैसे 1 बाल्टी पानी अगर आप पृथ्वी पर रख रहे थे और उसी पानी को तो आप लेकर के जा रहे थे चंद्रमा पर, ऐसा थोड़ी कि रास्ते में आप गिरा करके उसे कम कर रहे थे, नहीं। वही सेम वस्तु को जब हम लेकर के जा रहे थे तो फिर भी उसका जो भार है आपका कम हो जा रहा था। तो जितना यानी कि आपका मास था, द्रव्यमान था, उतना ही रहेगा। एम कांस्टेंट रहेगा, आपका फिक्स है कि उतना ही रहेगा चंद्रमा पर या पृथ्वी पर। लेकिन मेन बात आ जाता है आपका जी से। जी यानी आपका गुरुत्वीय त्वरण यदि घटता है, बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण बल आप कहते हैं, तो उसी के गुरुत्वाकर्षण बल के से ही मतलब जो आपका त्वरण प्राप्त होता है उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो जैसे ही आपका जी का मान घटता है या बढ़ता है, तो इस पर डिपेंड करता है आपका भार का मान। जैसे आपका जी का मान घटेगा तो भार का क्या होगा, घट जाएगा। जी का मान यदि बढ़ेगा आपका, तो भार का भी मान आपका बढ़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं डब्लू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है जी का। ठीक है, तो यहाँ से जी का मान यदि घटेगा बढ़ेगा तो डब्लू का भी मान घटेगा बढ़ेगा, यानी वेट का मान भी घटेगा बढ़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना वस्तु का यानी पृथ्वी के द्वारा जितना भी गुरुत्वीय त्वरण का मान बताया गया है, यानी कि 9.81 बताया गया है, तो इससे 6 गुना कम होता है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, इसलिए वहाँ भार का मान भी कम हो जाता है। आपको रीज़न पता चला कि पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 6 गुना कम है, इसलिए वहाँ भार का भी मान 6 गुना कम हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान क्वेश्चंस में पूछा जाए कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान जो है यानी वस्तु की मात्रा तो फिक्स रहता है, वह कहीं बदलता नहीं है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाए तो वह अपरिवर्तित रहता है। तो आई होप आपको ये सारी बातें स्टार्टिंग में समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? न्यूटन के पहले नियम को दर्शाने वाला कौन सा नियम है? तो एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। तो एग्जाम्पल इसमें जो यानी ऑप्शन पढ़ना है आपको, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है कि दिया हुआ है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री पीछे की ओर झटका लगता है, तो यही जो है आपका न्यूटन का प्रथम नियम को दर्शाता है। तो हम यहाँ से सट से मतलब जल्दी से कम समय में समझने की कोशिश करते हैं न्यूटन का कितना नियम होता है, तीनों नियम को, और तीनों नियम से रिलेटेड यानी कि इम्पोर्टेंट आपका क्या होता है एग्जाम्पल। जैसे कि आपके ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ न्यूटन के नियम से एग्जाम्पल करके आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कोई भी एग्जाम्पल दे दिया और पूछेगा कि ये कौन से नियम को फॉलो करता है। तो हम वही इम्पोर्टेंट जितने भी एग्जाम्पल होते हैं उनको जल्दी से ख़त्म करने वाले हैं। तो देखते रहिए। देखिए आपके सामने मैंने अपने नोट्स का फ़ोटो अपलोड किया है, तो यहाँ से आप समझते हैं। तो आइए समझते हैं कि न्यूटन के नियम जो होते हैं, 3 नियम होते हैं मुख्यतः, और मेन भी जो 3 ही नियम होते हैं सभी। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात गतिमान वस्तु गतिमान अवस्था में और स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में बनी रहनी चाहती है जब तक कि उस पर बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। यानी कहने का मतलब है कि कोई यदि चलता हुआ है, कोई भी वस्तु चलता हुआ है तो वह चाहता है कि हम चलते रहें, और यदि कोई वस्तु रुका हुआ है तो वो चाहता है कि हम रुके रहें। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य संतुलित बल कार्य ना करे। यानी कि कोई यदि आप इस पर बल नहीं लगाइएगा तो ये चल रहा है तो चलता ही रहेगा, और कोई भी रुका हुआ है तो जब तक इस पर बल नहीं लगाइएगा तो ये रुका ही रहेगा। तो इसी का यह विरोध करता है, यानी कि चल रहा है तो उसको रोकिए नहीं, और जो रुका हुआ है उसको चलाइए नहीं। तो इसी चीज़ को विरोध करता है, यानी अपनी ये जड़त्व को बनाए रखता है। इसलिए फर्स्ट नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जड़त्व का नियम किस नियम को कहते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं। एक क्वेश्चन बन गया। इस नियम को गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बना। अब पूछा जाता है कि प्रथम नियम से क्या हमें प्राप्त होता है? तो बल का परिभाषा भी हमें न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होता है। बल का परिभाषा भी हमें न्यूटन के प्रथम नियम से पता चलता है।
ठीक है, तो हमने इन सभी चीज़ों को समझा और इनके परिभाषा को भी समझा। आइए उदाहरण पर समझते हैं। उदाहरण कहता है कि घोड़े के अचानक रुकने पर घुड़सवार आगे की ओर गिरता है, जबकि घोड़े के अचानक चलने पर घुड़सवार पीछे की ओर गिरता है। तो ये जो घटना होता है ये भी न्यूटन के फर्स्ट नियम को फॉलो करता है। जैसे कोई घुड़सवार है और रुका हुआ है, और क्या होता है कि उस पर जो घुड़सवार बैठा हुआ है, घोड़ा जो है कोई रुका हुआ है और घोड़ा रुका हुआ है और इस पर घुड़सवार बैठा हुआ है, तो घुड़सवार को क्या पता है कि घोड़ा कब चलने वाला है। इसी के कारण क्या होता है कि जब घोड़ा जब अचानक आगे की ओर बढ़ता है तो घुड़सवार को पता नहीं रहता है, इसलिए यह पीछे की ओर झटका महसूस करता है। और जब घुड़सवार आगे की ओर महसूस करता है बल कि आगे की ओर गिरने हो गए, कब? जब घोड़ा अचानक रुकता है। तो ये जो जड़त्व का भी इसमें भी विरोध हो रहा है, क्योंकि जब घुड़सवार जो है रुका हुआ है तो इसको क्या कर रहा है, घोड़ा चला दे रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें भी जड़त्व का विरोध हो रहा है। तो ये भी फर्स्ट नियम को फॉलो करता है। ठीक है, इनमें आपको याद रखना है एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल है किस नियम को फॉलो करते हैं, इनको आपको नोट कर लेना है एक बार। आपको कभी भी ज़िंदगी में न्यूटन के नियम से भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपका एक भी गलती नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है कि फलों की टहनी को हिलाने पर फलों का गिरना। जब आप टहनी को हिलाते हैं तो फल भी गिरने लगते हैं। तो ये भी इसमें क्या हो रहा है, जड़त्व का विरोध हो रहा है। फल चाह रहा है कि हम टहनी के साथ लगे रहें, लेकिन आप जैसे ही उस पर बल लगा करके इधर उधर उस पर झटका दे रहे हैं, उसके जड़त्व का विरोध कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, फल या पत्तियाँ गिरने लग रहा है। इसमें भी जड़त्व का विरोध हो रहा है। ये भी फर्स्ट नियम का फॉलो करता है। थर्ड है कि कंबल को झटकने पर धूल कणों का अलग करना। अब कंबल में धूल कण क्या है, स्थिर बने हैं, आप उस पर ज़बरदस्ती डंडे मार रहे हैं, लाठी डंडे पीट रहे हैं, तो उस पर क्या हो रहा है कि उसमें जो कण है गतिशील होकर के वह बाहर आने लग जा रहे हैं। तो ये भी जड़त्व का विरोध हो रहा है, यानी फर्स्ट नियम को फॉलो करता है। चौथा है कि कोई भी एथलीट लंबी कूद से पूर्व कुछ दूरी दौड़ कर आता है, यानी कि वो अपने जड़त्व जो भी रफ्तार से चल रहा है वो अपने अवस्था को तेज करके आगे की ओर दौड़ता है, ताकि उसका जो लंबा छलांग आगे तक मार सके। तो ये भी जो है फर्स्ट नियम को फॉलो करता है। लास्ट एक और एग्जांपल है फर्स्ट नियम का कि यदि कोई ट्रेन में बैठा यात्री गेंद ऊपर की ओर उछालता है, कोई भी बैठा है ऊपर की ओर उछालता है और तथा वह गेंद के पीछे की ओर गिरती है, अर्थात ट्रेन अपनी गति बढ़ा रही है। यानी कि क्या होता है कि जब ये सब एक घटना जो है मतलब एग्जाम्पल में है, आप लोग देखे होंगे अपने लाइफ में, ये सब आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आइए सेकेंड नियम को समझते हैं। इसमें जितने भी एग्जाम्पल हमने बता रहे हैं, हमने सभी एग्ज़ाम के रिव्यू को देखा है और वहाँ से हमने सभी एग्जाम्पल को एक जगह स्थायी करके रखा है, ताकि आपको हर एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। आइए द्वितीय नियम को समझते हैं। तो इस नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यानी कि कोई भी दिशा में आप बल लगा रहे हैं तो संवेग के परिवर्तन भी जो होता है उसी दिशा में होता है। तो ये जो होता है द्वितीय नियम, ये कहता है कि इस नियम के अनुसार संवेग में जो परिवर्तन होता है लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यानी कि जितना तेज से आप बल लगाइएगा उसका संवेग भी है उस वस्तु का उतना ही होगा। और यहाँ से संवेग से रिलेटेड संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी पता चलता है सेकेंड नियम से, जिसमें कि फार्मूला बताया जाता है P बराबर m इंटू वी, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, m इंटू वी, तो द्वितीय नियम से। और यहाँ से एक और नियम पता चलता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जिसमें कि क्या होता है m1 इंटू v1 बराबर m2 इंटू v2। तो इस पर भी हमने आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस पहले के वीडियो में कराए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से द्वितीय नियम का एग्जाम्पल समझते हैं। कहा जाता है कि क्रिकेटर कैच पकड़ते समय उसी दिशा में अपने हाथ ले जाता है जिस दिशा में गेंद आती है, या हाथ पीछे की ओर खींचता है। आप देखते होंगे कि जो कैच लेने वाला क्रिकेटर होता है, प्लेयर होता है, तो जिस दिशा में गेंद आ रहा है उसी दिशा में अपने हाथ को थोड़ा पीछे की ओर खींचता है। क्यों? ताकि गेंद का जो है रफ्तार जो है, इसका त्वरण धीरे धीरे समय के अनुसार कम हो और इसका हाथ पर जो लगने वाला चोट है थोड़ा सा कम लग पाए, इसलिए यह
उसी दिशा में अपने हाथों को खींचता है, यानी कि उस पर लगने वाला जो संवेग है उसके हाथों पर कम हो पाए, इसलिए अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। या आप कैच लेते होंगे तो इसी तरह से आप लेते होंगे तो आपको ये पता होगा। सेकेंड जो है बी आपका उदाहरण है कि गाड़ियों में उपयोग किए जाने वाले सॉकम्प, जो सॉकर आपका यूज़ किया जाता है सॉकम्प, जो कि आपका संवेग को यानी बल के झटका को सहता है, वो भी आपका सेकेंड नियम को फॉलो करता है। थर्ड जो है कि बल का गणितीय मान। अब देखिए बल का परिभाषा जो है आपका न्यूटन का फर्स्ट नियम से प्राप्त होता है, और यदि आपसे बोला जाए कि बल का गणितीय मान कहाँ से प्राप्त होता है, आपका द्वितीय नियम से। बल का गणितीय मान द्वितीय नियम से और बल की परिभाषा प्रथम नियम से। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और इन पे आधारित हम आगे भी देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए तृतीय नियम कहता है, तृतीय नियम सभी को पता होता है लगभग, कि बल का तृतीय नियम कहता है, न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगते हैं, साथ ही अलग अलग दिशा में भी लगते हैं। इन लाइन को हमने लिखना छोड़ दिया है कि जो बल आपका लगता है अलग अलग वस्तु पर लगता है, और क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग वस्तु पर लगने के दौरान दोनों अलग अलग दिशाओं में भी लगता है, ठीक है। और ये जो बल होता है एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ से एग्जाम्पल आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होता है। बात करें उदाहरण फर्स्ट का, तो कहा जा रहा है कि नाविक नाव को किनारे से पानी में लाने के लिए भूमि पर बल लगाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी नाविक जो होता है नाव को यहाँ किनारा से, यहाँ नदी का किनारा हो गया, तो नदी के किनारा से जब इसको पानी में लेकर के जाना होता है तो किनारे पर क्या करता है, इस पर बल लगाता है, अपने डंटे से बल लगाता है। तो ये क्या होता है, नाव पानी की दिशा में चला जाता है। यानी आप देख रहे हैं कि ये डंटे से बल लगा रहा है कहीं और जो नाव जो है कहीं और, यानी इसके विपरीत दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। तो यही कहा जाता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है और दोनों अलग अलग दिशाओं में कार्य करता है। तो अलग अलग दिशाओं में भी कार्य कर रहा है। सेकेंड जो बात करें, कहा जाता है कि कुएं से पानी खींचने समय रस्सी के अचानक टूटने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। ये भी जो है तीसरे नियम को फॉलो करता है कि आप देखे होंगे कोई भी कुआं है, अगर इसमें से पानी खींचा जा रहा है तो खींचने वाला जो व्यक्ति है जब ये रस्सी खींचते समय टूट जाता है, यानी कि नीचे की ओर ये बल लग रहा है और टूटता है, तो इसका जो क्या होता है स्थिरता, मतलब स्थिरता जो है खो देता है, जिसके कारण यह गिर जाता है। तो ये विपरीत कारण हो रहा है। ये इसमें भी जो है मतलब तृतीय नियम को फॉलो कर रहा है। रॉकेट का प्रक्षेपण, आप देखते होंगे कि रॉकेट का जो है ये तीसरा सी ऑप्शन जो है, सॉरी सी उदाहरण, इसमें भी कहा जा रहा है कि रॉकेट का प्रक्षेपण, यानी कि रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है तो आप देखते हैं कि नीचे की ओर यह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बल आरोपित करता है, जिसके कारण यह अपने संवेग अपने त्वरण में आकर के अपना नीचे की ओर बल लगाने के बाद यह ऊपर की ओर आगे की ओर मूव करता है। ये देख रहे हैं कि यह नीचे की ओर बल लगाता है और ये ऊपर की ओर जाता है। तो इसमें भी दूसरे मतलब डायरेक्शन में एक दूसरे के विपरीत कार्य हो रहा है, तो इसलिए ये भी तीसरे नियम को फॉलो करता है। तो आप और भी दो उदाहरण हैं, इनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए आगे की ओर क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो हमने जल्दी करके आपको समझाने की जल्दी समय में कोशिश किया कि न्यूटन के तीनों नियम को समझा पाए, तो आप आई होप समझ गए होंगे। तो आइए थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, यानी जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा जो है राशि है जो कि एक दूसरे में संबंधित तो है, लेकिन एक ऐसा है जो कि संबंध आपस में नहीं रखता है। तो जो है आपका द्रव्यमान है। द्रव्यमान यानी इसे हम मास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये देख रहे हैं कि सभी बदलने वाले हैं, ये सभी परिवर्तित होते रहते हैं समय के अनुसार, त्वरण हो या समय हो या गति हो, लेकिन द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जो कभी भी बदलता नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाइएगा तो हमेशा सेम रहता है। हमने ऊपर देखा था, लेकिन गति क्या होता है, बदल जाता है, समय भी बदलता है और त्वरण भी बदलते रहता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा।
चौथा है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह डैश डैश के कारण होता है। यह किसके कारण होता है? तो ये जड़त्व के कारण होता है, यानी कि चौथा का ऑप्शन सी हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, जिसे हम जड़त्व कहते हैं। यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां गिरने लगता है। तो इस एग्जाम्पल को भी हमने ऊपर में देखा था, इसलिए कहते हैं कि जितने भी हमने एग्जाम्पल को बताए हैं उन एग्जाम्पल को आप अगर अच्छे से रीड कर लिए और याद कर लिए तो यहाँ से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। तो जड़त्व का क्या होता है कि विरोध हो जाता है, पत्तियां का जड़त्व टूट जाता है, जिसके कारण ये पत्तियां जो हैं गिरने लगते हैं। तो जड़त्व के कारण होता है। और जड़त्व का नियम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से। ठीक है। 5वें नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? 5वां है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो जड़त्व का मापन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कि कोई भी वस्तु का द्रव्यमान का मापन मतलब क्या समझे? कोई भी वस्तु जो है अपने आप में अपने तो जड़त्व को बनाए रखता है, यानी कि कितना ये इसमें जड़त्व भरा हुआ है, कितना यह घना है, तो जितना ये अपना जड़त्व बनाए रखा है उसी को तो हम तराजू पर मापते हैं। तो द्रव्यमान का मापन क्या कहलाएगा? कोई भी वस्तु का जब आप द्रव्यमान का मापन कर रहे हैं तो किसका मापन कर रहे हैं? तो आप उस समय उसका जड़त्व का मापन कर रहे हैं। ठीक है, कि कितना ये स्थिरता अपना आप में बनाए रखा है, कितना ये घना बना हुआ है। छठा नंबर है कि बल समीकरण में F बराबर है। अब बल का जो समीकरण प्राप्त होता है, जिससे जो न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, तो इसमें F बराबर जो होता है, F बराबर क्या होता है? m × a, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण। द्वितीय नियम में हमने ये भी देखा था, न्यूटन के द्वितीय नियम में हमने ये भी देखा था कि संवेग का संरक्षण का सिद्धांत, जिसमें कि हमने देखा कि P बराबर होता है m × v, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। लेकिन एक और नियम यहाँ से प्राप्त होता है, एक और समीकरण प्राप्त होता है, जिसे हम बल का समीकरण कहते हैं। तो F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। F बराबर ma कहाँ से प्राप्त होता है? तो बल का समीकरण जो है द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। तो याद रखना है कि आपको बल का परिभाषा प्रथम नियम से, बल का समीकरण द्वितीय नियम से, तथा बल का जो गणितीय मान होता है ये भी द्वितीय नियम से। ये सभी को आपको याद रखना है। 7वां क्वेश्चन है कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? द्रव्यमान का परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन आप खुद पढ़िएगा तो बता सकते हैं कि द्रव्यमान का परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है, ये भी बात गलत है। और आगे हम देखते हैं 7वां का जो है ऑप्शन इधर है, तो इधर है ऑप्शन सी। देखिए है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई होने पर इसमें बदलाव प्रभावित नहीं होता है। तो ये भी बात गलत है कि कोई भी वस्तु पर ये स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाली बदलाव से प्रभावित नहीं होता है, ऐसा बात नहीं है। डी है कि किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। तो ये बात सही है, क्योंकि हमने बताया था कि कोई भी पदार्थ के मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, यानी कि कोई भी द्रव्यमान जो है इसमें कितना पदार्थ की राशि इसमें उपलब्ध है, कितना मात्रा उपलब्ध है, उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। तो ऐसा जो बात है ऑप्शन डी में कहा गया है। आई होप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। और एक यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव्यमान क्या है, कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है या सदिश राशि है? तो द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। क्योंकि सदिश राशि किसे कहते हैं? तो सदिश राशि कहते हैं कि जिसमें कोई भी राशि हो जिसका परिमाण और दिशा निश्चित होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि कोई भी राशि का मान केवल प्राप्त होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो द्रव्यमान का कोई मान केवल होता है, लेकिन इसमें कोई दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, इसलिए एक अदिश राशि है। यदि इसमें
दिशा के साथ साथ द्रव्यमान परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहता तो यह सदिश राशि हो जाता। 8वें नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। 8वां क्या है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, तो घनत्व कहलाता है। अब घनत्व क्या कैसे होगा, क्योंकि आपको पहले भी हमने बताया कि घनत्व बराबर यानी कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटा में आयतन, यही होता है डेंसिटी यानी कि घनत्व का फॉर्मूला। तो यही तो कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान क्या कहलाएगा, प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान क्या कहलाएगा, यानी कि द्रव्यमान बटा में आयतन को क्या कहेंगे, तो डेंसिटी कहते हैं यानी कि घनत्व कहते हैं, जहाँ डेंसिटी बराबर मास अपॉन में वॉल्यूम फॉर्मूला होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 9वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए कि यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया है आपको कि भार बराबर क्या हुआ, फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ था कि भार बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण m इंटू जी, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण। तो भार का मान कितना है 200 न्यूटन और m का मान नहीं दिया है जिसे हमें ज्ञात करना है, तो m का मान हम m ही रहने देते हैं। और g का मान देखिए क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, जब आपका मान g का मान दिया रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आपको यही मान लेना होगा। लेकिन यदि आपको क्वेश्चंस में यदि g का मान नहीं दिया है तो आपको मानना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब नहीं दिया रहेगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानना है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा g का मान तो वही आपको लेना है। तो यहाँ दिया है g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो g का मान हम 10 रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से m का मान जो आएगा आपका 20 निकल के आया। तो 20 क्या केजी न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर, वाट न्यूटन पास्कल क्या, तो हमने ऊपर में देखा था कि द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केजी होता है, इसलिए जो 20 निकल करके मान आया है m का मान वो आपका 20 केजी होगा। तो आपको डायमेंशन पर भी ध्यान देना है, यूनिट पर भी ध्यान देना है, क्योंकि आप 20 देख करके ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में टिक लगा करके आगे बढ़ जाइए, इसलिए आपको इसको भी ध्यान देना है। तो 20 केजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बल बटा में त्वरण बराबर होता है। बल बटा में त्वरण क्या होता है, तो यहाँ से आपका द्रव्यमान के बराबर बल बटा में त्वरण होता है। अब ये कैसे प्राप्त हुआ, तो हमने बताया था अभी कि बल के समीकरण से, जो कि द्वितीय नियम से हमें प्राप्त होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। तो F बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण यानी m इंटू ए। अब m इंटू ए है F बराबर, तो यहाँ से आपको क्या दिया गया है, F बटा में a, यानी F से फोर्स, a से एक्सेलरेशन यानी त्वरण, F बाई ए। यहाँ F इधर है और F बाई जब a आएगा तो यहाँ इधर क्या बचेगा, m। तो F बाई ए बराबर क्या हो गया, आपका m हो गया, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी द्रव्यमान हो जाएगा। तो आई होप 10 हमने ही आज क्वेश्चंस किया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है क्वेश्चंस करते करते। तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस हमने बताया है आपको समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट कीजिए और इन क्वेश्चंस के डाउट को क्लियर कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो सभी अच्छे लगे होंगे। तो जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए। तब तक के लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ आगे क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।